जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज जो है हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बताऊंगा मैं आपको, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन किसानों को आती हैं, जिसकी वजह से वो या तो अपना पेशा छोड़ देते हैं या वो मतलब ग्रोइंग में सोइंग करना छोड़ देते हैं। बहुत से मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान होता है या पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ता है, इससे ज़ाहिर है। तो आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है पाकिस्तान की, बैकबोन का खैर मैंने बताया हुआ है। तो आज हम इन मसलों पे जो है थोड़ी नज़र डालते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो जो सबसे पहला पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रहा है ना फार्मर्स को, वो जो मतलब नोटिस किया गया या सर्वे किया गया है, तकरीबन 15 टू 20 के बीच में जो सर्वे किया गया है, उसके बीच में देखा गया है कि जो फार्मर्स हैं उनको जो है न्यू टेक्नोलॉजी कह लें या मशीनरी की जो है फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, या अगर है तो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से वो ले नहीं पाते या उसको अप्रोच नहीं कर पाते, या कह लें कि उसको बेयर नहीं कर पाते, उसका जो एक्सपेंसेस है, या कह लें उसका जो प्राइजेज़ हैं या उसका जो रेंट है वो नहीं पे कर पाते, जिसकी वजह से ज़मीन को उनको तैयार नहीं कर पाते मशीनरी से। अब जाहिर है उन्होंने अपना जो है वक्त तो गुजारना है ना, खेती बाड़ी छोड़ तो नहीं सकते अपनी, तो वो क्या करते हैं मैनुअली तैयार करते हैं, जैसे बेल हो गया, या कह लें कि बाय हैंड सब्ज़ी वगैरह के लिए या हो गया, या अगर कोई मशीनरी यूज़ भी कराए ट्रैक्टर वगैरह, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत लेस टाइम यूज़ करवाते हैं ताकि अपना बाकी काम मैनुअली करा सकें, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन सही से तैयार नहीं हो पाती। तो ज़ाहिर है जब ज़मीन आपकी सही से तैयार नहीं होगी तो आपकी क्रॉप सही से नहीं होगी। जर्मिनेशन तो होगी क्योंकि सीड के अंदर फूड है, उसको पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, वो तो जर्मिनेट करेगा, लेकिन वो वही लेंथ नहीं पकड़ेगा, कह लें कि उसकी वही हाइट नहीं होगी, या कह लें कि उसकी वही जर्मिनेशन नहीं होगी, या वह कह लें कि उसकी वही ब्रांचेज या उतना स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिसकी वजह से क्रॉप आपकी सही ग्रो नहीं होती। दूसरा मेथड जो है किसानों को जो फेस करना पड़ता है उसका ये है कि उनको सोइंग मेथड का इतना मतलब कह लें कि वो जो भी उनका ट्रेडिशनल था वही यूज़ किए जा रहे हैं। जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे कि अपनी ही ज़मीन में जैसे गंदम हो गई, या कह लें कि राइस हो गया, टमाटो हो गया, या कोई भी क्रॉप उन्होंने जैसे अपनी फसल लगाई, उसी का सीड जो निकला उसमें से थोड़ा सा रख लिया, सेव कर लिया कि भाई अगले साल उसको वही ग्रो करेंगे। तो पहली बात ये कि उनको इस बारे में नहीं पता कि जो बार बार हम सीड ग्रो करते हैं वो तो ठीक है, ग्रो हो सकता है, उसके अंदर है जीन्स हैं, उसके अंदर जेनेटिक कह लें कि पावर है कि वो जर्मिनेट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी ज़मीन जो है वीक होती जा रही है। उसका रीज़न वही मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइज़र हैं, स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं हाई डोज, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर अवेबिलिटी कम हो रही है, या ज़ाहिर है जब जो सीड निकल रहा है उसके अंदर जब स्प्रे आ रही है, या कह लें कि फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं हाई डोजेज, तो उसकी वजह से सीड के अंदर जो कह लें कि जर्मिनेशन रेट है वो कम होता जा रहा है। जो तीसरा मेन इनका प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकरीबन हर इंसान को पता है उसके बारे में, वाटर या तो किसानों को मिलता है नहरों के थ्रू या ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। अब ट्यूबवेल और नहरों के थ्रू का मसला ये है कि जो नहरों के थ्रू पानी आता है, छोटा फार्मर जो स्मॉल फार्मर है जिसके पास कम ज़मीन है उसके पास पानी बेचारे के पास पहुंच नहीं पाता। अगर उसका टाइम भी है उस टाइम में उसको पानी दिया नहीं जाता, क्योंकि बीच के रास्ते में उस पानी को चोरी कर लिया जाता है। जो मतलब बड़ा ज़मींदार होता है या कह लें कि लार्ज फार्मर होता है, वो अपने ठेके से कह लें या भरम से या पैसे से वो पानी गायब करवा देता है, जिसकी वजह से स्मॉल जो फार्मर है उसको बहुत ज़्यादा कह लेंगे प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है, पहली बात ये कि एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो अगर वो एक दफ़ा लगा ले बंदा, उसके अलावा उसके जो प्राइजेज़ हैं, डीजल का प्राइस हो गया उसका बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है उनको। उसके अलावा अगर डीजल पे नहीं चलाते, इलेक्ट्रिसिटी पे अगर पंप का कुछ करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी उनको अवेलेबल नहीं दी जाती, यहाँ पे उनका सिस्टम होता है। उसके अलावा डीजल के प्राइजेज़ इतने हाई जाते हैं कि फार्मर जो है ट्यूबवेल को अफोर्ड
नहीं कर पाते बेचारे। अगर करते भी हैं तो वो सोलर सिस्टम पे जाएंगे। सोलर सिस्टम जो है इतना एक्सपेंसिव है कि फार्मर, नॉर्मल जो फार्मर होता है वो उसको अफोर्ड नहीं करता, और जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है वो ये लगाता ही नहीं, वो रहता ही दरिया के सहारे है, या कह ले कि नहरों के सहारे जो पानी आता है। लेकिन मसला ये है कि वो जो उनके पास उस पानी के सहारे रहते हैं बेचारे, वो पानी उनको मिलता नहीं, जिसकी वजह से उनका लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, या वो कह लें कि ग्रोविंग सही नहीं करते, फिर मतलब बहुत कम ही ज़मीन करते हैं जिसको अपने छोटे मोटे ज़रिए से पानी दे सकें, अदरवाइज़ वो ग्रोविंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनको बड़ा मसला इशू आता है, या मसला कह लें, या प्रॉब्लम उसको फेसेस करनी पड़ती हैं। जो चौथा प्रॉब्लम है इनका मेन, वो है ट्रांसपोर्टेशन। जो आप यील्ड है, आपकी प्रोडक्शन है, कह लें फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं, या कोई भी किसान कह लें कि फूडर के लिए काम करता है, कोई वीट का है, तो उसकी फील्ड से कह लें कि मार्केट इतनी दूर होती है कि वो जितना बचत कह लें कि बेनिफिट होता है, उसका प्रॉफिट होता है, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है। पहली बात, एक्सपेंसिव इतनी होती है ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी बात उसका ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इतनी खस्ता है, इतना ज़ाहिर है जो फार्मर होता है अपनी बेनिफिट या कह लें प्रॉफिट के हिसाब से करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है कह लें कि अगर वो सस्ती कराता है, जैसे ट्रैक्टर ट्राली हो गया या कोई और ट्रांसपोर्टेशन है, तो कुछ वेजिटेबल्स या कह लें कि कुछ फ्रूट्स की ऐसी कह लें कि शेल्फ़ लाइफ होती है कि वो रास्ते में ही उनकी जो है हालत पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको मार्केट में सही से रेट नहीं मिल पाता। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी इनका बहुत बड़ा मसला है फार्मर्स के लिए। उसके अलावा जो मेन बात है, मैंने जो पीछे आपको बताई पानी की बात, उसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कल्टिवेटेड एरिया बहुत लिमिटेड है। पंजाब साइड कह लें, सिंध में, उसमें से भी उनको पानी की शॉर्टेज की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। मैंने पिछली वीडियो में बताया तकरीबन 16.81 हमारा टोटल एरिया है पंजाब में ग्रोविंग एरिया, लेकिन उसमें से हम 10 पॉइंट समथिंग जो है हम ग्रो कर पाते हैं, बाकी जो है वेस्टेज पड़ी हुई है। उसका रीज़न ये है कि जब किसी ज़मीन पे मुसलसल कल्टीवेशन नहीं की जाएगी किसी क्रॉप की, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर जो कलर आना शुरू हो जाता है, ज़मीन के ऊपर धूल आना शुरू हो जाती है, और वो किसी भी क्रॉप को कह लें या किसी भी फसल को ग्रोविंग नहीं कर सकती जब तक उसको दोबारा से रोटेशन ना किया जाए। उसमें बार बार एक दो क्रॉप्स या कह लें जंतर हो गया या राइस हो गया, ये चीज़ें जब तक नहीं लगाएंगे 2-3 साल 4 साल, या कह लें कि जंतर लगा के उसको कल्टीवेट करना है दोबारा ज़मीन के अंदर ही, ताकि वो ज़मीन सही से तैयार हो जाए। ये इसका जो है 5वां प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो यील्ड कलेक्शन है। जैसे कह लें कि फ्रूट्स कलेक्शन हो गई, जो यील्ड कहते हैं प्रोडक्शन कलेक्शन को, जैसे कॉटन पिकिंग होती है उसका इशू आ जाता है, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर होता है उसके पास है ही कम ज़मीन, वो अगर थोड़ी सी ज़मीन पे कॉटन लगाता है तो कॉटन की जो पिकिंग होती है वो इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती है उसको कि प्रॉफिट नहीं बचता। उसके अलावा अगर वीट कह लें या राइस कह लें, उसकी कटाई इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेबर जो आती है वो बचता ही नहीं इतना, क्योंकि आजकल की ज़मीन जो है यील्ड ही आपको कह लें कि लिमिटेड दे रही है, जिसकी वजह से फार्मर को कुछ बच नहीं पाता। उसके अलावा जो है स्टोरेज प्रॉब्लम है। स्टोरेज प्रॉब्लम से ये कि जो किसान के पास, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले की बात है कि जब वीट का रेट एकदम से गिरा तो लोगों ने वीट को स्टोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों को वीट के स्टोरेज का इल्म नहीं था। ठीक है, तो जब इल्म नहीं था तो क्या हुआ, उन्होंने स्टोर तो किया, लेकिन स्टोर करने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर फंगस आने लग गया। अब वो किसान जो था, जो स्मॉल किसान था, उसने भी स्टोर किया हुआ था कि भाई बड़े लार्ज जो फार्मर उन्होंने भी किया हुआ, मैं भी कर लेता हूँ। ज़ाहिर है पैसे की हर किसी को लालच होती है, और जो फार्मर्स होते हैं उन बेचारों को तो बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जो बड़े फार्मर थे तो ठीक है, उनकी जो वीट ख़राब हुई, लेकिन जो स्मॉल फार्मर थे उनकी फंगस लगने से उनका तो बेड़ा गर्क हो गया बेचारों का, जिसकी वजह से स्टोरेज का भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि कल्टीवेटेड एरिया बहुत कम होता जा रहा है, उसके अलावा जो है लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ये जो भी आपको मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर्स मोस्टली ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो गाँव से और किसी और सिटी में जा रहे हैं, अपनी कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर, ताकि सही से हम पैसे कमा सकें या अपनी फैमिली को पाल सकें। ज़ाहिर है जब वो अपनी फैमिली को पालने के लिए बाहर जाएंगे तो पीछे खेती बाड़ी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ बता रहा हूँ आपको कि कल्टीवेटेड एरिया कम होता जा रहा है, हमारी नीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना 25 करोड़, उसमें की जो नीड है ना फूड की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन बहुत
कम है। जो हम प्रोडक्शन दे रहे हैं फूड की, वेजिटेबल्स की या कह लें वीट्स की, उसकी प्रोडक्शन हम कम दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट बहुत कम चीज़ें करते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, उसकी भी इंशाल्लाह रेजोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद जो पाकिस्तान का मेन इशू कह लें कि रेवेन्यू मार्केट है, कह लें कि किसान जो भी है, बच्चा कुचा भी जो पाकिस्तान में फार्मर है, जो कह लें कि लार्ज है, स्मॉल है, मिडल है, वो जो क्रॉप लगा रहा है उसको जो है उसको वो नहीं, पैसे नहीं मिल रहे, वही पैसे नहीं मिल रहे जो उसकी नीड है। नीड से मुराद ये कि जितनी वो कॉस्ट लगा रहा है उसको वो भी नहीं मिलती, क्योंकि रीज़न ये आ जाता है कि जब मोस्टली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन का सीज़न है या कह लें कि अभी वीट लग रही है, वीट के अंदर डिजीज़ आ रही है, वीट लग रही है, जब वीट पक जाएगी या कह लें कि वो हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, अब पूरी पाकिस्तान को कह लें या मार्केट जो भी है उसको पता चल जाएगा कि भाई अब वीट बहुत ज़्यादा है, इसका रेट गिरा दो। अब वो रेट गिराने से क्या होगा, फार्मर को तो नीड होती है, फार्मर क्योंकि लोगों से लोन लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उस पर भी बात करते हैं, गवर्नमेंट लोन पे, तो वो लोगों से लोन लेता है, अपने रिश्तेदारों से, या कह लें कि उसके जो भी गांव का बड़ा किसान होगा, बड़ा लार्ज वो फार्मर है, जो लार्ज फार्मर है, उससे लोन लेगा कि भाई मेरी फसल आएगी, मैं उसके बाद आपको पे करूँगा। या कह रहे हैं उसकी स्प्रे, जो उसके मोहल्ले में उसके एरिया में स्प्रे की शॉप है, या कह लें उसके मोहल्ले में या उसके एरिया में कोई स्प्रे की शॉप है या फर्टिलाइज़र की शॉप है, वहाँ से वो स्प्रे या फर्टिलाइज़र लेता है, लोन के ऊपर लेता है, जिसके बाद वो आप कहता है कि मेरी फसल आएगी तो मैं दूंगा। और जब उसकी फसल आती है तो रेट इतने गिर जाते हैं कि वो बेचारा अपने जो है प्रॉफिट के अपने घर को भी नहीं चला पाता, जिसकी वजह से मार्केटिंग रेवेन्यू बहुत इम्पेक्ट करती है फार्मर के ऊपर। तो इन सब का सोल्यूशन ये है कि देखें, मशीनरी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर को लोन दे, ताकि वो अपने जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सेट कर सके, मज़ीद वो अपनी चीज़ को इंक्रीज़ करे, मशीनरी लाए एक ही दफ़ा पे और उसको जो है मज़ीद अपनी यील्ड में इजाफा करे। ज़ाहिर है जब ज़मीन सही से तैयार करेगा, जो कह लें कि डीप रूट क्रॉप होती हैं, फसल्स होती हैं, उनको ज़ाहिर है ज़मीन भी वैसी चाहिए जैसी कह लें कि डीप रूट वाली चाहिए, तो उसको बार बार टिलेज करना पड़ेगा ताकि उसकी रूट सही से पेनिट्रेट हो सके ज़मीन के अंदर और सही से न्यूट्रिशन ले सके। उसके अलावा कह रहे हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा था बीच में कि यील्ड कलेक्शन, जब प्रोडक्शन लेते हैं या कह लें कि हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद का मसला है। जैसे अब रीपर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, रीपर तो काफ़ी टाइम से आए हैं, लेकिन रीपर आ रहे हैं ना, जैसे वो मशीन है एक, वो खुद काटती है वीट को, कह लें राइस को काट के उसका गट्ठा बना के छोटा सा साइड पे कर देती है। वो गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर को या तो लोन दे या ये चीज़ें प्रोवाइड करे कि भाई इस पे आप काम करो, तो फार्मर आगे बढ़ सकता है, हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ सकती है। उसके अलावा मेन इशू जो है वाटर का है, अगर वाटर तरीके से प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को, या ट्यूबवेल लगा के दिए जाएँ, या कहने कि सोलर सिस्टम के लिए कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि छोटा से छोटा जो फार्मर्स है वो उस पर काम कर सके, अपने तरीके से अपने जो है क्रॉप्स को ग्रो कर सके, जिसकी वजह से उसकी ज़ाहिर है उसकी फैमिली से पड़ेगी, दूसरी कंट्री वो में जाएगा नहीं। जब वो दूसरी सिटी में या कंट्री में नहीं जाएगा तो अपने गांव में रहेगा, देहात में जहाँ भी होगा रहेगा, तो ज़ाहिर है अपनी सर्वाइव के लिए वो अपनी खेताबाड़ी करेगा। जब खेताबाड़ी करेगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी के इसके इकोनॉमिक्स में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो है फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है, लेकिन उनको मिलता पूरा नहीं है, क्योंकि बीच में एजेंट्स ऐसे बैठे होते हैं जो अपना कमीशन खा जाते हैं। फार्मर को कह लें कि आप 10,000 मिल रहा है तो उस बेचारे को मिल रहा होगा 7,000 रुपये, या उसको 8,000 रुपये मिल रहा होगा। बीच में जो एजेंट्स बैठा होता है ना, वो अपना कमीशन खा जाता है। तो फार्मर बेचारा, एक तो पहले कह लें कि उसको नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो कोशिश ये करनी चाहिए जो मतलब हमारे एक्सटेंशन हैं या कोई भी अफसर्स हैं या गवर्नमेंट या कह लें कि जो लोन देने वाले हैं, उनको ये चाहिए कि फार्मर को ट्रेन करें, बेसिकली बताएं कि भाई आपको लोन के लिए ऐसे अप्लाई करना है, ये फॉर्म है, इसमें ये चीज़ें लिखनी हैं, या बैंक में कोई ऐसा बंदा बिठाया जाए जो भी बैंक इसको लोन देता है फार्मर को, कि भाई आपने स्पेशली जो है फार्मर का फॉर्म फिल करना है ताकि वो कमीशन से बच जाएं। उसके अलावा जो मैं बता रहा था कि आपको जो मार्केट रेवेन्यू है, कोशिश ये की जाए कि भाई जब कोई फसल आ रही है, जैसे वीट है, वीट का एक रेट फिक्स कर दिया जाए अभी से, ताकि फार्मर अपने मेंटली कह लें कि प्रिपेयर हो जाए कि नहीं यार मेरी इतनी यील्ड निकलेगी तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं जो हूँ अपनी स्प्रे ले रहा हूँ, फर्टिलाइज़र ले रहा हूँ, उसके पैसे निकाल के मैं 2 पैसे बचा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कैलकुलेशन इसका ये है कि गवर्नमेंट को या कह लें कि फार्मर्स को ट्रेन करना चाहिए, फार्मर्स को बताना चाहिए कि भाई ये मसला है। उसके अलावा उनको ये बताना चाहिए कि लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा,
और क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम जो है कल जो है क्रॉप के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट जो है मेरी तो वैसे कॉटन थी, कॉटन से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह कि कॉटन क्या है, कॉटन के बेनिफिट्स क्या हैं, पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है, इसके जो है मेजर इंसेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर उन इंसेक्ट के अगेंस्ट वर्किंग करेंगे कि भाई कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट कौन सी दवाई यूज़ करेंगे तो बेनिफिट रहेगा, कौन सी दवाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। और उसके बाद उसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको कि भाई कितने % या कितनी क्वांटिटी में अगर आपको इंसेक्ट फील्ड में दिखता है तो आप उस पर स्प्रे करें, अदरवाइज स्प्रे ना करें, ठीक है। उसके अलावा इंशाल्लाह हम आपको सिम्टम भी बताएंगे फंगस वगैरह के, कौन सा सिम्टम कौन से फंगस का है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर आपको लगता है कि कोई हमारी वीडियो में कमी है या कह लें कि कोई चीज़ है, प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम उस चीज़ को बेहतर करें। हम भी स्टूडेंट हैं, हमें बताएं आप, और जो है हम उस पर फोकस करें, मज़ीद अपनी स्टडी को अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।